Hello everyone, welcome to my channel Legal Teaching. Today we are going to uncover the truth behind Article 368 of Constitution. Can Parliament change everything in the Constitution, even fundamental rights? By the end of this video, you will clearly understand the procedure and importance limitation laid down by the Supreme Court under Article 368. So let's begin today's session. आज हम जो है डिस्कस करेंगे आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. लाइक एनी अदर written constitution, the Constitution of India also provides its amendment in the order to adjust itself to the changing conditions and needs. In other words, Indian Constitution is neither flexible nor rigid but a synthesis of both. कि जो और कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो और अदर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बोल रहे हैं कि लाइक और इंडिया जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या प्रोवाइड करता है, अमेंडमेंट का प्रोसीजर भी प्रोवाइड करता है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को सम नीड्स एंड कंडीशंस के साथ. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नाइदर फ्लेक्सिबल नॉर रिजिड. जैसे कि आप सबको मालूम होगा कि इंडियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिंथेसिस ऑफ बोथ है, रिजिड फॉर्म में भी है और फ्लेक्सिबल भी है. हम दोनों का क्या है, मिक्सचर है इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि और कंट्रीज़ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है कोई रिजिड फॉर्म में होता है, कोई फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन इंडिया का क्या है, बोथ का सिंथेसिस ऑफ बोथ है. ठीक है. सो आर्टिकल जो 368 है वो पार्ट जो है 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें जो है बताया गया है. जो है आर्टिकल 368 वो डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर. जो आर्टिकल 368 है वो किससे बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की पार्लियामेंट की क्या पावर है अमेंड करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड इसका प्रोसीजर क्या है. The Parliament cannot amend those provisions which form the basic structure of the Constitution. जहाँ पर हम एक बात जो है वो पढ़ रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर. उन्होंने क्या कि पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती वो प्रोविजंस जो क्या है बेसिक स्ट्रक्चर की क्या है फॉर्म है इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब जो ये बेसिक स्ट्रक्चर वर्ड है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे. पहले हम आर्टिकल 368 को अच्छे से पढ़ लेते हैं क्या होता है, देन हम बेसिक स्ट्रक्चर पर आएंगे. अभी के लिए आप बस इतना ही याद रखो कि पार्लियामेंट है जो वो अमेंड नहीं कर सकती वो चीज़ जो क्या किस में आती है, बेसिक्स स्ट्रक्चर में आती है. ठीक है. सो आर्टिकल जो 368 है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम डील करते हैं कि पावर ऑफ पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड इसका प्रोसीजर जो मेंशन किया गया है. जो आर्टिकल 368 है वो सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. हम ऐसे कहते हैं कि मतलब अगर कोई भी अमेंडमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में होती है, कोई भी चेंज होता है, पार्लियामेंट जो भी चेंज करती है वो किसके अंडर होता है, आर्टिकल 368 के अंदर होता है. मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है जो कॉन्स्टिट्यूशन की. ठीक है. सो सबसे पहले कि आर्टिकल 360 डील विद पावर एंड प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, की पार्लियामेंट चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को. ठीक है. इसका ये तो हो गया मीनिंग है ना. अब इसके जो है आर्टिकल 368 के टोटल 5 क्लॉजेज़ हैं. हम 5 क्लॉजेज़ को बेयर एक्ट जो है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके जहाँ पर जो है समझाया है, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा. अगर आपने पेपर के लिए भी लर्न करना है तो आप एज इट इज़ लिख सकते हो जैसे कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है. सो सबसे पहले जो है आता है इसका क्लोज, वो बोलता है बेयर लैंग्वेज में क्या बोला है, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन Parliament may, in the exercise of this constituent power, amend by the way of addition, variation, or repeal any provision of Constitution in accordance with the provisions laid down in this article. कि Parliament के पास power है, Parliament has power to amend, addition, ऐड कर सकती है, चेंज कर सकती है, रिमूव और रिपील कर सकती है किसी भी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन की को. कैसे, जैसे कि प्रोविज़र कहाँ पर
प्रोसीजर मेंशन किया गया है इन दिस आर्टिकल में, प्रोसीजर जैसे मेंशन किया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या 3 चीज़ें कर सकती है, ऐड, वेरिएशन एंड रिपील और रिमूव, तीनों चीज़ें कर सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 368 प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अब जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में होनी है उसका प्रोसीजर कहाँ पर है, वो आर्टिकल 368 के क्लॉज 2 में मेंशन किया गया है कौन सा प्रोसीजर होगा। जो सबसे पहले क्या होता है, अगर कोई भी अमेंडमेंट होनी हो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका क्या होता है, एक बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। वो क्या होता है, इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट है उसके 2 हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। हम क्या करते हैं, अगर अमेंडमेंट करनी है इन द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के किसी हाउस में भी क्या होता है, बिल को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जो जो बिल है वो पास्ड होना चाहिए बाय स्पेशल मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी के द्वारा पास होना चाहिए। 2/3 मेंबर जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए एंड उनकी क्या होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आएगा कि सेंट टू प्रेसिडेंट फॉर असेंट। आफ्टर आफ्टर वोटिंग एंड टोटल मेंबर की जो असेंट हो गई, उसके बाद किसकी असेंट चाहिए, प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट। इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल, ही कैन नाइदर विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल। कि जब प्रेसिडेंट के पास जो है अमेंडमेंट का बिल असेंट के लिए जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, उसको असेंट देनी ही पड़ेगी, कि वो उसको होल्ड करके नहीं रख सकता। वो ऐसे नहीं कर सकता कि मैं असेंट नहीं दूंगा जो होल्ड करके रख लेगा। अगर कोई भी पार्लियामेंट में बिल पास होता है और उसकी असेंट प्रेसिडेंट की चाहिए, तो देन प्रेसिडेंट को उसके लिए असेंट देनी ही पड़ेगी। आफ्टर असेंट, जब प्रेसिडेंट ने असेंट दे दी, प्रेसिडेंट ने बिल पर सिग्नेचर कर दिए, देन वो जो आफ्टर असेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें क्या हो जाएगी, अमेंडमेंट हो जाएगी। आफ्टर प्रेसिडेंट्स असेंट द बिल बिकम्स एन एक्ट। उसकी असेंट के बाद कोई भी बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। हम किसी भी अमेंडमेंट को तब तक एक्ट नहीं बोलेंगे कि इतनी की अमेंडमेंट हुई है जी जहाँ की है, जब तक वो बिल क्या हो, असेंट के द्वारा पास ना हो जाए। जब बिल को प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है और वो क्या बन जाता है, एक्ट, फिर एक्ट बन जाता है उसकी उसके बाद जो उसे हम क्या करते हैं, बिकम्स एन एक्ट बना देते हैं, बिल को एक्ट बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है, पार्लियामेंट की पावर बताई गई है कि वो 3 चीज़ें कर सकते हैं, ऐड, चेंज और रिमूव और रिपील। सेकंड में उसका प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे बिल से वो एक्ट बनेगा। ठीक है, कोई भी अमेंडमेंट। नाउ जहाँ पर ना एक प्रोविज़न है, प्रोवाइज़ो दी गई है, स्पेशल केसेस, जो कुछ इन्होंने स्पेशल केसेस बताए गए हैं उसमें प्रोवाइज़ो में 368 क्लॉज 2 की जो प्रोवाइज़ो है उसमें बताए गए हैं कुछ उन्होंने, जिसमें उन्होंने क्या कहा है कि स्पेशल केसेस में स्टेट का अप्रूवल चाहिए, कि मेजॉरिटी ऑफ जड़े पर्सनस हैं उनके साथ साथ क्या चाहिए, स्टेट के अप्रूवल भी चाहिए। फॉर इम्पॉर्टेंट मैटर्स अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट 50% स्टेट इज़ रिक्वायर्ड। अगर तक कोई भी बिल है वो किसके रिलेट है, प्रेसिडेंट्स दे इलेक्शन के साथ रिलेट करता है, देन उसके साथ हाउस जो है पार्लियामेंट के, उसकी मेजॉरिटी के साथ साथ स्टेट्स जो हैं 50% उनकी भी क्या चाहिए, जहाँ पर कंसेंट और अप्रूवल चाहिए। उसके बाद कोई भी सेंटर और स्टेट का रिलेशन है उसके लिए भी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होनी है, देन अगर कोई भी 7th शेड्यूल की लिस्ट है उसके लिए भी किसकी चाहिए, स्टेट्स की क्या चाहिए, स्पेशल अप्रूवल चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट उसके लिए भी, एंड प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 इटसेल्फ। अगर 368 आर्टिकल में कोई भी जो अमेंडमेंट होनी है उसके लिए भी स्टेट का अप्रूवल चाहिए, और एटलीस्ट 50% जो स्टेट्स हैं वो होनी ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल 368 क्लॉज 3। अब इसके 3 क्लॉज में ये बोला गया है, नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस एक्ट। उन्होंने कहा कि कोई भी अमेंडमेंट जो आर्टिकल 13 में हुई है शैल बी नॉट अप्लाई, मतलब उस पर अप्लाई नहीं होगा। जो आर्टिकल 13 है, आर्टिकल 13 है वो किससे अब डील करता है,
आर्टिकल 13 डील करता है लॉज इनकन्सिस्टेंट विद इन और डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। वो लॉ इनकन्सिस्टेंसी की बात करता है, ठीक है, लॉज के साथ डील करता है उन जहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि कोई भी जो है अमेंडमेंट वो क्या होगी, जो आर्टिकल 13 है वो अप्लाई नहीं होगा इस अमेंडमेंट पर। और जो अब इसका क्लॉज 4 और 5 आता है उसमें क्या बोलते हैं कि नो अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड और प्रोपनिंग टू हैव बीन मेड अंडर दिस आर्टिकल shall be called in question in any court on ground on any ground, ठीक है। जहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो इसका क्लॉज 4 है उसमें कोई भी अमेंडमेंट जो है वो क्या होगी, क्वेश्चन में नहीं आएगी इन द कोर्ट, कि अगर कोई भी अमेंडमेंट हो रही है हम उससे क्या करेंगे, कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने जे बोला। और 368 क्लॉज 5 में क्या बोल रहे हैं, 368 के क्लॉज 5 में जे बोल रहे हैं देयर शैल बी नो लिमिटेशन whatever on the constituent power of parliament to amend by a way of addition, variation or repeal the provisions of the constitution under this article। कि इन्होंने इस जो है 368 के क्लॉज 5 में पार्लियामेंट को क्या दी गई है, फुल पावर दी गई है कि वो कोई भी चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। अब जो जहाँ पर आर्टिकल जो है 368 का क्लॉज 4 एंड 5 में पार्लियामेंट को बहुत ज़्यादा पावर दी गई है, बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, इस पावर को लिमिट किया गया है। लिमिट कैसे किया गया है, पार्लियामेंट कोर्ट ने ये बोला है कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसको क्या नहीं कर सकती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। हम 4th एंड 5th क्लॉज में यही पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट को, हम जब इसको रीड करते हैं हमको ये लगता है कि पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर है, पार्लियामेंट का वाइड स्कोप है कि वो कुछ भी चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में। बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्शन भी लगाई गई है इस लिमिट पर। इसको कोर्ट ने ये बोला है पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है लेकिन बेसिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या नहीं कर सकती, उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, अब हमारा इतना तो हो गया कि बेयर लैंग्वेज में क्या बोला है और इसके 5 क्लॉजेज में क्या बोलते हैं, वो तो आपको अच्छे से समझ लग गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट तो कर सकती है बट बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। इसको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ में बताया गया था, वो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जो केस है उसमें बताया गया था कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट कैन नॉट डिस्ट्रॉय इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है कि जो अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई भी अमेंडमेंट हो रही है वो कैसे होगी, ठीक है, कि उनके कौन कौन से वे हैं, उनके ना 3 वेज है, 3 तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होती है। फर्स्ट तो है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सेकंड है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, थर्ड है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, उसमें क्या होता है, रिक्वायरमेंट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि जितने भी मेंबर जो प्रेजेंट है उसमें पार्लियामेंट में प्लस उनकी वोटिंग होगी, वो होगी सिंपल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा, 2/3 मेंबर ऑफ जो मेंबरशिप है टोटल उसके प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है, और उनकी प्रेजेंट होने चाहिए और उनकी वोटिंग होगी 2/3 मेंबर। और थर्ड वाला आता है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स, ये भी इसमें भी सेम ही है कि 2/3 मेंबर जो है वो प्रेजेंट एंड वोटिंग वाले होने चाहिए और प्लस अप्रूवल ऑफ हाफ ऑफ स्टेट, 50% स्टेट्स का अप्रूवल होना चाहिए उस अमेंडमेंट को करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी जो अमेंडमेंट है स्पेशल मेजॉरिटी से प्लस स्टेट अप्रूवल से होनी है, देन उसके 2/3 मेंबर तो प्रेजेंट होने चाहिए, प्लस अगर जितनी भी स्टेट्स है उसकी 50% स्टेट्स का भी अप्रूवल होना चाहिए उस अमेंडमेंट को करने के लिए, देन वो अमेंडमेंट क्या हो जाएगी, ठीक है। अब आता है कि अमेंडमेंट जो है वो कौन कौन सी
कर सकती है कि स्पेशल मेजॉरिटी से कौन सी हो गई, सिंपल मेजॉरिटी से कौन सी होगी, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट की स्टेट के साथ कौन सी वाली हम जो है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाय सिंपल मेजॉरिटी, अगर कोई भी एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, अगर कोई भी इंडिया में न्यू स्टेट बननी है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कोई स्टेट बनाई जो अभी न्यू बनी है, जैसे सिक्किम लगा लो फॉर एग्ज़ाम्पल, सिक्किम कोई न्यू स्टेट बननी है, उसका बिल कैसे पास होगा। सबसे पहले तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट की चाहिए। अगर कोई भी स्टेट बननी है उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी, जितने बंदे वहाँ पर प्रेजेंट होंगे पार्लियामेंट में उनकी वोटिंग होगी, देन क्या हो जाएगा, उनसे वो बिल किसके असेंट के लिए चला जाएगा, प्रेसिडेंट की असेंट के लिए चला जाएगा। प्रेसिडेंट की असेंट के बाद वो बिल किस में बदल जाएगा, वो एक्ट में बदल जाएगा, और वो एक्ट क्या हो जाएगा, इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है। और सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। अब किसी भी स्टेट की फॉर्मेशन होनी है, उसमें कोई अल्टर होना है, उसके एरिया का बाउंड्रीज़ को उन्होंने स्पेसिफाइड करना है, देन भी क्या होगी, सिंपल मेजॉरिटी होगी। ठीक है। थर्ड है अबॉलिशन ऑफ सर्टन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन द स्टेट। फोर्थ है सेकंड स्केड्यूल। सेकंड स्केड्यूल में अगर कोई भी जो चेंज होगा वो किससे होगा, सिंपल मेजॉरिटी से। उसके बाद है क्यूरम इन पार्लियामेंट। उसके बाद सैलरी एंड अलाउंसेस इन द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट की मेंबर्स का सैलरी एंड अलाउंसेस में कोई भी चेंज होना है, जो उससे रिलेटेड कोई भी बिल पास होना है, देन वो कैसे होगा, बाय सिंपल मेजॉरिटी के साथ होगा। ठीक है। सेवन्थ है रूल्स ऑफ द प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। फिर आएगा यूज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट मेंबर्स एंड इट्स कमिटीज़। ठीक है। वो सारी चीज़ें कैसे होगी, बाय सिंपल मेजॉरिटी से। अब जहाँ पर जो है बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, सिर्फ थ्री थिंग्स ही है जो हम चेंज कर सकते हैं और उनके बिल को क्या कर सकते हैं, एक्ट में कन्वर्ट कर सकती हैं। वो क्या होगा, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट उससे रिलेटेड कोई भी अमेंडमेंट होनी है कॉन्स्टिट्यूशन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी उसके रिलेटेड कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होनी है। थर्ड है all other provisions which are not contained in सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, उसमें जो दोनों फर्स्ट क्लॉज फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में नहीं आएगी, वो किस में आ जाएगी, सेकंड वाले में आ जाएगी। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए फंडामेंटल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है मेन है। ठीक है। उसके बाद इसका आता है कि बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट, जिसमें 2/3 मेंबर की मेजॉरिटी प्रेजेंटिंग एंड वोटिंग चाहिए, प्लस 50% स्टेट का अप्रूवल चाहिए। उससे हम क्या क्या अमेंडमेंट कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। सबसे पहले है इलेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट एंड इट्स मैनर। सेकंड है एक्सटेंट ऑफ जूनियर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ भी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल हो गए, और एनी लिस्ट ऑफ सेवन्थ स्केड्यूल की। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट। उसके बाद आता है पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर इटसेल्फ। अगर आर्टिकल 368 जो है वो इटसेल्फ है तो भी किस में आएगा, स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट्स में आएगा। जी जो चार्ट है आप एज इट इज़ ही लर्न कर सकते हो और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जैसे भी आपको सही लगता है। इसमें यही बताया गया है कौन सी चीज़ कैसे कैसे क्या होगी, अमेंडमेंट होगी। कई बार जो जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो उसमें पूछ लेते हैं, अगर कोई फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट होनी है तो वो कैसे होगी, बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट, या फिर बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस कंसेंट ऑफ स्टेट। सो इसका आंसर फिर आएगा बाय स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। ओके। सो
नेक्स्ट है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी इंट्रोडक्शन में, बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं करना है। पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती। सो हम जहाँ पर डिस्कस करेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इट मीन्स दैट सर्टन फंडामेंटल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be changed or destroyed by the parliament even though amendment। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर होता क्या है। बेसिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है पार्ट है, इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के, जिसका मतलब है कि फंडामेंटल फीचर्स, कुछ फंडामेंटल फीचर्स जिसको क्या है पार्लियामेंट अमेंडमेंट के थ्रू ना तो चेंज कर सकती है ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकती है। ठीक है, वैसे भी नहीं कर सकती और ऐसे मतलब कि अमेंडमेंट के थ्रू भी नहीं कर सकती। ठीक है, ओरिजिन ऑफ दिस डॉक्ट्राइन, ओरिजिन इस डॉक्ट्राइन का सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क केस में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है फॉर द प्रोस्पेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम जे केस तो डिस्कस करते ही करते हैं। मोस्ट ऑफ द कंसेप्ट हम जे केस पढ़ते ही हैं। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस है जो, ये तो हम 1973 का केस है, बहुत ही लैंडमार्क केस है। इसको तो छोड़ कर ही नहीं जाना, इसको आप स्टार मतलब पढ़ना ही पढ़ना है। इस केस में कोर्ट ने ये कहा था कि कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 बट कैन नॉट अल्टर इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, कि अमेंडमेंट कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 368 के अंदर, बट इसका क्या है बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको चेंज नहीं कर सकती। सो इसके बाद जो है इसमें केस लिखना है जो कि बेसिक स्ट्रक्चर से डील करते हैं। जे केसेस का एक चार्ट है, आप एज इट इज़ भी लिख सकते हो, वैसे दूसरी तरह लिखना है उस तरह भी लिख सकते हो। इसमें है इंदिरा नेहरू गांधी केस, पॉपुलरली नॉन एज इलेक्शन केस, जो 1975 का है। पहले था केशवानंदा भारती वाला जो 1973 का था, जो 1975 का है। इसमें भी कुछ एलिमेंट्स बताए गए हैं जिसको कोर्ट ने क्या डिक्लेयर किया है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ही हम मानेंगे। सबसे पहले उन्होंने क्या, इंडिया एज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी वर्ड आते हैं सॉवरन एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसको क्या बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला गया है। दूसरा बोला है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस and opportunity of an individual. Third, secularism and freedom of conscience and religion. Government of laws and not of men, that is rule of law. Fourth, judicial review, free and fair elections, which is implied in democracy. In Indira Nehru Gandhi case 1975, the Supreme Court held that these elements are considered as basic structure of constitution: sovereign democratic republic, equality of status, रूल ऑफ लॉ हो गया, सेकुलरिज्म, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन, जुडिशियल रिव्यू, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, उसके बाद एक केस है मनरेवा माइल्स केस जो 1980 का है। इसमें भी कोर्ट ने कुछ एलिमेंट्स को बेसिक स्ट्रक्चर बोला है, जैसे जुडिशियल रिव्यू, हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, लिमिटेड पावर ऑफ पार्लियामेंट्स टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर थर्ड केस है सेंट्रल कोयल फील्ड्स लिमिटेड केस, ये 1980 का है। इसमें अफेक्टिव असेस टू जस्टिस, जस्टिस को क्या बोला है पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया है। उसके बाद है भीम सिंह जी केस 1981 का है, उसमें वेलफेयर स्टेट सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को पार्ट बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर का। उसके बाद आता है SP संपात कुमार केस 1987 का है, उसमें भी वेलफेयर ऑफ स्टेट, रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू को क्या बोला गया है, इसका पार्ट बोला गया है बेसिक स्ट्रक्चर का। आप मेनली केशवानंदा भारती, इंदिरा नेहरू गांधी एंड मिनरेवा मिल्स वाला केस लिख सकते हो। अगर आप में इसमें और भी केस ऐड करने हैं तो आप जैसे कि गोलकनाथ वाला केस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड लैंडमार्क केस है, वो भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप जी भी लिख देते हो तो सफिशेंट है, 2-3 केसेस विद आप इसमें
जो है सिंपल मेजॉरिटी वो समझा दो कि कैसे अमेंडमेंट होती है, पहले उसका प्रोसीजर दस दो, बेसिक स्ट्रक्चर बता दो क्या होता है। इतना ही क्या है इसमें इम्पॉर्टेंट है। सो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा कि अमेंडमेंट किन वेज़ में होती है और किन वे में कौन सी अमेंडमेंट कैसे कैसे होती है वो पढ़ा, कि कौन सी मेजॉरिटी से सिंपल में से कौन सी वाली अमेंडमेंट होगी, स्पेशल में कौन सी होगी और थर्ड वाले में कौन सी होगी। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि केशवानंदा भारती वाला केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। फिर उसके बाद हमने जे केस लॉ जो है वो डिस्कस किए। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।